नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। आज की लीड स्टोरी, पाकिस्तान चीन से लेकर तुर्की तक सबसे मदद मांग रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सीधे सीधे परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। इधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट है। तो ये है आज की लीड स्टोरी, और इसके अलावा एनडीटीवी दुनिया में देखेंगे और रिपोर्ट्स। नेवी के रफाल विमानों की डील में क्या खास है, और साथ ही ये जानेंगे कि कनाडा में किसके प्रधानमंत्री बनने के हैं आसार। एक रिपोर्ट सीरिया से, जहां आधे से ज़्यादा अस्पताल खुद ही बीमार पड़े हैं। और आखिर में स्टारलिंक सैटेलाइट्स के साथ स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्च। लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने काफ़ी कड़ा रुख अपनाया है। सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान की घेराबंदी की है। इससे पाकिस्तान परेशान है। ज़्यादातर देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान को ये डर है कि भारत कहीं कोई बड़ा कदम ना उठाए। इसके चलते वो हर देश के सामने मदद की अपील कर रहा है। चीन से लेकर तुर्की तक उसने हथियार के लिए अपील की है। ये सामने आ रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले की साजिश के पीछे पाकिस्तान और उसके आतंकवादी थे। घटना के बाद भारत के कड़े रवैये ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि कड़ी कार्रवाई होगी, जिसके बाद पाकिस्तान को डर सता रहा है, लेकिन वैश्विक मंच पर उसे सहारा नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान ने अब मदद के लिए चीन और तुर्की के सामने हाथ फैलाए हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान को तुर्की से हथियारों की मदद मिली है। तुर्की एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलिस सैन्य विमान रविवार को कराची पहुंचे। विमान में बड़ी मात्रा में हथियार होने की खबर है। बताया जा रहा है कि ऐसे 6 विमान पहुंचे हैं। माना जाता है कि पाकिस्तानी सेना में गोला बारूद और ईंधन की भारी किल्लत है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना एक लंबा युद्ध लड़ने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने निष्पक्ष जांच की बात की है, लेकिन भारत के तेवर को देखते हुए पाकिस्तान अपने मित्र चीन की शरण में भी पहुंच गया है। तुर्की के अलावा पाकिस्तान को सहारा चीन ने भी दिया है। रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार के बीच फोन पर बात हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डार ने वांग को पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे तनाव के बारे में जानकारी दी। चीन ने एक तुरंत और निष्पक्ष जांच की वकालत की है। चीन ने यह भी कहा है कि वो पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने में उसका समर्थन करता है। चीन ने पाकिस्तान को क्लीन चिट भले ही ना दी हो, लेकिन वो उसके साथ खड़ा दिख रहा है। इस बीच एक और खबर आई है। चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें भेजी हैं। PL-15 एक लंबी दूरी की घातक मिसाइल है। पाकिस्तान इस वक्त परेशान है, उसकी सेना परेशान है, क्योंकि भारतीय सेना के आगे वो कहीं नहीं ठहरती। पहलगाम में जो हुआ है, उसके बाद पाकिस्तानी सेना के तीनों अंगों में हड़कंप मचा हुआ है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े एयरफोर्स स्टेशन हाई अलर्ट पर हैं। पेंसी, स्वात, स्कर्दू एयरफोर्स स्टेशन एक्टिव हो गए हैं। F-16, J-10, J-17 विमान तैनात किए जा रहे हैं। अरब सागर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। LOC पर भी सेना की तैनाती पाकिस्तान ने बढ़ा दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़े कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए हैं। सिंधु जल समझौता रोक दिया है। पाकिस्तानियों को भारत से वापस भेज दिया गया है। ताजा एक्शन में पाकिस्तान के कई YouTube चैनलों पर भी रोक लगा दी गई है। इनमें से कई बड़े पाकिस्तानी न्यूज चैनलों के YouTube चैनल हैं। इन पर कश्मीर के बारे में अफवाह फैलाने की साजिश को बढ़ावा देने के आरोप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे सीधे परमाणु हमले की धमकी दे दी है। मोहम्मद ख्वाजा का बयान ये है कि भारत की ओर से कभी भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। हमारे अस्तित्व को खतरा तो परमाणु हथियारों का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये बातें ख्वाजा आसिफ ने एक विदेशी न्यूज़ एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में कही हैं।
और नेवी के लिए 26 रफाल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए ये समझौता बहुत अहम हो जाता है। इससे नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत और फ्रांस के बीच 26 मरीन फाइटर जेट की डील। भारत को फ्रांस से 22 एक सीट वाले और 4 2 सीट वाले विमान मिलेंगे। डील तकरीबन 63,000 करोड़ की है। ये विमान नेवी के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य पर तैनात होंगे। एंटी शिप वारफेयर के लिए इस विमान का कोई मुकाबला नहीं है। रफाल मरीन का डील साइन हुआ है, बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत एक महत्वपूर्ण डील साइन हुआ है, जिसके तहत अब इंडियन नेवी को कुछ आने वाले समय में 26 रफाल मरीन एयरक्राफ्ट मिलेंगे। ये डील जो है इंडियन नेवी के लिए बहुत मायने रखता है। रफाल मरीन मल्टी रोल फाइटर है जो एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है। ये एयरफोर्स के रफाल के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस है। इसकी रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज है करीब 3500 किलोमीटर। ये 50,000 फुट पर उड़ान भर सकता है। इसमें स्कैल्प, मेटियोर और मीका जैसी मिसाइलें हैं जिनसे बच पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। नेवी को पहला रफाल करीब 3.5 साल में और बाकी के रफाल 2030 तक मिल जाएंगे। जाहिर है रफाल के आने से भारतीय नौसेना समंदर में किसी भी चुनौती का बखूबी जवाब दे पाएगा। भारतीय नौसेना को ये रफाल भले ही 3 से 5 साल बाद मिलेंगे, लेकिन इसकी धमक समझौते के बाद ही सुनाई पड़ने लगी है और आधुनिक दौर के युद्धों में अस्त्र शस्त्र के साथ मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना भी जरूरी होता है। नई दिल्ली में पवन कुमार के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो पाकिस्तान के खिलाफ रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, कितनी जल्दी होना चाहिए, किन मोर्चों पर होना चाहिए, इसे लेकर चर्चा है और एकजुटता इस बात पर दिखती है। ज़्यादातर विशेषज्ञ और जिनसे हमने बातचीत की है वो ये कहते हैं कि आतंकवादियों को मारना या उन पर हमला करना इस पूरे मसले को सुलझाएगा नहीं, या जो जड़ है वो वहाँ की सेना है। तो देखना होगा कि किस तरह का कदम उठाना है। भारत के रक्षा मंत्री का कहना है कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल संजय सोय, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल सोय, हमने लगातार इस पर कार्यक्रम कई किए और बातचीत की है और ऐसा लगता है कि आप एक एक करके आतंकियों को मारें, लेकिन हर 1 साल के बाद 2 साल के बाद इस तरह के बड़े हमले होते हैं। आपके हिसाब से किस तरह के निर्णायक कदम उठाने चाहिए इस बार, किन मोर्चों पर उठाए जाने चाहिए? भारत ने जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की, तो सामरिक मोर्चा भी है, आर्थिक मोर्चा भी है और डिप्लोमेटिक, जहां पर तमाम देशों को दुनिया के साथ लेना चाहिए इस मौके पर। और नगमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे आने बुलाया आपने। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए 2-3 बातें हैं इसमें। जैसा कि आपने अभी बताया कि ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं और मैं भी इस बात पे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि मिलिटेंट को मारना मतलब जंगलों में उनके पीछे पीछे भागते रहे, वो मारे, हम भागते रहे उनके पीछे, ये कोई मकसद हल नहीं होगा और ये टेम्परेरी मकसद है। क्योंकि उन मिलिटेंट्स की जिंदगी की पाकिस्तान आर्मी के लिए, आईएसआई के लिए कोई कीमत नहीं है। वो उनके लिए एक तरह से डिस्पोजेबल है कि ठीक है, अंदर गए, उनको वीडियो दिखा के, दिमाग में भर के, ड्रग्स दे के भेज दिया यहाँ पर, और मरे तो मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 जी। मरे, 20 मरे, 25 मरे, फर्क उनको तब पड़ेगा, जैसा कि आपने सही फरमाया अभी, कि जब कि उनके बॉडी बैग्स घर जाएंगे, जब तक उनको चोट पहुंचेगी, जब तक जो ये लोग कर रहे हैं उनको महसूस नहीं होगा वो दर्द, जो दर्द आज
हिंदुस्तान महसूस कर रहा है। ये हमारी महिलाएं, हमारी औरतें जिनके पति मारे गए, जिनके पिता मारे गए, जिनके भाई मारे गए, ये दर्द देखिए। यहाँ पे दो तीन चीजें हमें करनी पड़ेंगी। आज लगातार जिस प्रकार से मीटिंग चल रही हैं, प्रधानमंत्री की, रक्षा मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री की सीडीएस के साथ, एनएसए के साथ, हर लेवल पर मीटिंग हो रही है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, फैसले लिए जा रहे हैं। क्योंकि आज कहीं ना कहीं इसका करना तो इतना आसान नहीं है। देखिए भगवान जी, प्लान हमारे रेडी होते हैं। एक फौजी होने के नाते मैं जानता हूँ मेरे प्लान रेडी है, अगर मुझे करना तो ये मेरा इलाका है, यहाँ से मैं करूंगा, ऐसे करूंगा। लेकिन जब इस तरह की बात होती है तो दूसरे की तैयारी भी देखनी हमने, जी। फिर कितना हमने करना है, किस हद तक जाना है, ये बहुत जरूरी होता और है। ऐसे में जो क्या अभी ये रफाल की डील हुई है वो कितनी महत्वपूर्ण होगी हमारे नेवल डिफेंस के लिए? ब्रह्मोस तैनात हैं, उसे देखते हुए ख़ास करके तब जब पाकिस्तान की हालत इस वक्त उनके इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बुरी है और वो टर्की और चाइना से मदद मांग रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान को मदद ना दें देश, इसके लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर भारत को बढ़ाना होगा? बिल्कुल, देखिए ज्यादातर देश, मतलब मैं कहूँगा दुनिया के सभी देश, खैर टर्की और चाइना को छोड़ के, चाइना ने पहले बोला कि भाई ये गलत है, लेकिन जी। मदद दे रहे हैं, हथियारों की मदद दे रहे हैं। तो ये दोष छोड़ के बाकी पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। क्योंकि शायद आज पूरी दुनिया एक आतंकवाद से जूझ रही है। सभी लोगों के ऊपर किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, भारत हो, मिडिल ईस्ट हो, जगह जगह आतंकवादी हमले हो रहे हैं। लोग समझते हैं कि इसका क्या मकसद है, क्योंकि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। उनका काम है सिर्फ कहीं ना कहीं एक दिमाग में फितूर घुसा हुआ है, और क्या फितूर है ये भी मालूम नहीं, और उसकी वजह से वो एक किलिंग कर जी। रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो वाकई में गलत है। जो रफेल वाली बात है, देखिए भारत का जो सीमा है तकरीबन 7,600 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है, भारत की समुद्री सीमा है, जिसको गार्ड करना बड़ा जरूरी है। खासतौर से जब एक तरफ पाकिस्तान हो, एक तरफ चाइना हो, और चाइना जिस प्रकार से अपनी विस्तारवादी नीति के साथ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बड़ा बड़ा जरूरी है कि नेवी लगातार आधुनिक होती रहे। और दो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर ने 26 रफाल के इस समझौते पर दस्तखत हुई है वो इसमें और ज़्यादा एक तरह से मजबूती देता है। धन्यवाद आपका मेजर जनरल सोई। हमारे पास इस वक्त इतना ही वक्त है इस चर्चा के लिए, लेकिन हम लगातार कश्मीर की कवरेज कर रहे हैं और उस पर बातचीत कर रहे हैं। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके ऊपर किस तरह का रिस्पॉन्स अब भारत की तरफ से होना चाहिए और किन किन मोर्चों पर होना चाहिए। पहलगाम में हुई आतंकी घटना का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। भारतीय समुदाय जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है। यूरोप से अमेरिका तक आतंकी हमले की निंदा की जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं 6 तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं वॉशिंगटन की, पेरिस की, हेलसिंकी की, कोपेनहेगन, बार्सिलोना और लंदन। और इन सब जगहों पर एक कॉमन बात है, वो ये कि यहाँ पर भारतीय इकट्ठा हुए हैं इन सभी जगहों पर, और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस आतंकवादी हमले के खिलाफ जो उनके मुल्क ने झेला है, जो कश्मीर में पहलगाम में झेला है, और जहाँ पर मासूम सैलानियों की हत्या की गई है आतंकवादियों द्वारा। इसके खिलाफ यूरोप से लेकर अमेरिका तक विरोध प्रदर्शन हुए। और अब कनाडा से खबर, जहां पर नए पीएम को चुने जाने की तैयारी है। यहां पर आज चुनाव के लिए वोटिंग है। इसमें यह तय होगा कि अगली सरकार कौन बनाएगा। इस चुनाव का रिजल्ट 30 अप्रैल या 1 मई तक आ जाएगा। ये देखिए ये रिपोर्ट। कनाडा की जनता नया प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। ये चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है जब कनाडा अपने पड़ोसी अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में उलझा हुआ है। वैसे तो कनाडा में आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2025 में चुनाव होने थे, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पिछले महीने ये कहकर नए चुनाव का ऐलान किया था कि उन्हें ट्रंप से निपटने के लिए मजबूत जनादेश चाहिए। आपको बताते हैं कि मुख्य मुकाबला किसके बीच है। मार्क कार्नी लिबरल पार्टी से हैं, मौजूदा पीएम हैं, जस्टिन ट्रूडो की जगह सत्ता संभाली थी, अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय बैंकर रहे हैं, ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पियरे पॉलिवर कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री है, 2013 से 2015 तक कंजर्वेटिव सरकार में मंत्री रहे। खालिस्तान के मुद्दे पर जस्टिन ट्रूडो की निंदा की थी। कनाडा फर्स्ट की नीति पर जोर है। जगमीत सिंह
न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। 2017 से एनडीपी के चीफ हैं। 2011 में संसद के सदस्य बने थे। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं। अगर मार्क कार्नी को जनादेश नहीं मिलता है तो वो कनाडा के इतिहास में सबसे छोटे टर्म के प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने 14 मार्च 2025 को ही पद संभाला था। कनाडा की जनसंख्या करीब 3 करोड़ 82 लाख है, जिसमें से करीब 2 करोड़ 80 लाख वोटर हैं। देखना यह है कि कनाडा की जनता किसे पसंद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और स्पेन और पुर्तगाल में ब्लैकआउट हो गया है, यानी बिजली गुल है, सब तरफ अफरा तफरी है। इस दौरान रेलगाड़ियां रुक गईं, ट्रैफिक लाइट्स ने काम करना बंद कर दिया और ऑनलाइन पेमेंट में परेशानी आई। स्पेन और पुर्तगाल की तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने शायद पहली बार इस तरह की परेशानी झेली। इसकी वजह पता नहीं चली है, लेकिन स्पेन का नेशनल क्रिप्टोलॉजिक सेंटर इस बात की भी जांच कर रहा है कि कहीं ये कोई साइबर हमला तो नहीं। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया है। ये युद्ध विराम 8 मई की मध्यरात्रि से 11 मई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस दौरान दोनों ओर से हमले रुकेंगे? इस साल ईस्टर के बाद ये दूसरा मौका है जब रूसी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की घोषणा की है, भले ही ये बहुत ही कम दिन की हो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा की है। क्रेमलिन के मुताबिक मानवता के नाते ऐसा किया गया है। रूस का 3 दिवसीय युद्ध विराम 8 मई की मध्यरात्रि से शुरू होगा, 11 मई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा। 9 मई को देखते हुए की जाएगी घोषणा। दूसरे विश्व युद्ध में जीत के 80 साल का जश्न। रूस ने कहा है कि इस दौरान सारे मिलिट्री ऑपरेशंस बंद रहेंगे। साथ ही यूक्रेन से भी ऐसा ही करके उदाहरण पेश करने को कहा है। लेकिन अगर यूक्रेन ऐसा नहीं करता है तो रूस उसके किसी भी कदम का जवाब देगा। रूस का कहना है कि वो बिना किसी पूर्व शर्त के शांति वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। हाल ही में ईस्टर के मौके पर भी रूस ने युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन वो सफल नहीं रहा था। दोनों ही ओर से बड़े हमले हुए थे। देखना यह है कि मई का 3 दिवसीय युद्ध विराम कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए देखते हैं कुछ और खबरें वॉर जोन से। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 8 मई से 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन इस बीच रूस यूक्रेन में जंग जारी है। रविवार को रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन में मल्टीपल टारगेट को निशाना बनाया है। रूस के मुताबिक उसने बेलग्रेड, खार्किव, डोनेट्स्क, जापोरिज्जिया और खारसान में यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी बढ़त बना ली है। इसके अलावा यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्टेशन, गोला बारूद डिपो, ईंधन डिपो और काउंटर बैटरी रडार स्टेशन को भी नुकसान पहुंचाया है। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने यूक्रेन के करीब 100 ड्रोन मार गिराए और कुछ मिसाइलें बर्बाद कर दी हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के बड़े ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। 50 से ज्यादा रूसी ड्रोन को मार गिराया। यमन पर अमेरिका ने फिर से बड़ा हमला किया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि इस हमले में राजधानी सना में 8 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला सोमवार की देर रात हुआ। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में अमेरिका ने करीब 800 हमले किए हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ऑपरेशन रफ राइडर के तहत सैकड़ों हूती लड़ाके मारे गए। कई हूती कमांडर भी मारे गए हैं। अमेरिका का कहना है कि हूथियों पर उसके हमले जारी रहेंगे। इजरायल ने एक बार फिर लेबनान पर हवाई हमला किया। पिछले साल नवंबर में हुए सीज़फायर के बाद ये इस तरह का तीसरा हमला है। रविवार को इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरूत के दक्षिणी इलाके पर बम गिराए। इजरायल का कहना है कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह का ठिकाना था। इजरायल के मुताबिक हमले से पहले उसके लोगों से इलाके से करीब 300 मीटर दूर चले जाने को कहा गया था। गाजा में इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 52,200 के ऊपर है।
इसमें 35% से ज़्यादा महिलाएं हैं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। 1400 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी हैं, 200 पत्रकार भी मारे गए हैं। ये जानकारी हमास की ओर से जारी की गई है। गाज़ा में इस बीच चारों तरफ खंडर ही खंडर हैं, मलबे हैं, अस्पताल, स्कूल सभी तबाह हो चुके हैं और लाखों लोग बेघर हैं। युद्ध की मार झेल रहे सीरिया में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अस्पताल खुद बीमार हैं, अस्पतालों में फंड नहीं है, जिसके चलते दवाएं और मेडिकल उपकरण खरीदने में मुश्किल हो रही है। WHO के मुताबिक करीब 70% स्वास्थ्यकर्मी देश छोड़कर चले गए हैं। सीरिया पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी दवाइयाँ यहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। और अब देखिए आज का वीडियो। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के साथ स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्च किया गया है। ये लॉन्चिंग फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर से हुई। स्पेसएक्स ने इसकी घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की। ये जानकारी दी गई कि फैल्कन 9 रॉकेट को रविवार रात लॉन्च किया गया। कंपनी के मुताबिक रॉकेट 23 स्टारलिंक सैटेलाइट लेकर गया है। स्पेसएक्स और स्टारलिंक अमेरिकी कारोबारी एलॉन मस्क की कंपनी है। आज NDTV दुनिया में इतना ही। नमस्कार।